हेलो फ्रेंड्स, आरपीएससी लर्निंग वर्ल्ड पर आपका स्वागत है। राजस्थान की कृषि का पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट में हमने जो राजस्थान की कृषि या एग्रीकल्चर से संबंधित जो बेसिक था वो देखा था। वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जरूर देखिएगा। इस पार्ट 2 में हम राजस्थान में जो कृषि के जो प्रकार हैं, पद्धतियां हैं, वो देखेंगे और साथ में देश में जितने भी जो कृषि से संबंधित क्रांतियां चली है वो देखेंगे। ठीक है, तो देखिए कृषि की पद्धतियां मतलब कितने प्रकार से कृषि की जाती है। तो राजस्थान में जो खेती है उसके प्रकार मुख्यतः 5 प्रकार के हैं। शुष्क खेती, आर्द्र कृषि, सिंचित कृषि, मिश्रित कृषि, झूमिंग कृषि। ठीक है, वन बाय वन हम देख लेते हैं इनको। तो शुष्क कृषि, इसको बारानी खेती भी कहते हैं। राजस्थान में अधिकतर यही खेती होती है और 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा जहाँ पर होती है, वहाँ पर जहाँ पर सिंचाई का अभाव होता है वहाँ पर ये शुष्क कृषि या सूखी खेती होती है, बारानी खेती। कम पानी में जल्दी पकने वाली फसलें यहाँ पर बोई जाती है, जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का वगैरह। ठीक है, अब 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र जो है जिले हैं, वो मरुस्थलीय प्रदेश, शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थल में आ जाते हैं। तो वो वहाँ पर जो है शुष्क कृषि हो रही है। बारानी खेती से संबंधित एक नोट याद कीजिएगा कि इस पर लगान राजस्व विभाग नहीं लेता। ठीक है, बारानी खेती या ये जो शुष्क कृषि है या भूमि है, इस पर लगान नहीं लिया जाता। जबकि जो सिंचित कृषि है ना, जहाँ पर सिंचाई के साधन बहुत ज़्यादा होते हैं, उस भूमि पर जो है राजस्व विभाग के द्वारा लगान लिया जाता है। इसमें दो प्रकार की जो है ये सिस्टम लिया गया है शुष्क कृषि में। एक तो फव्वारा पद्धति और एक ड्रिप सिस्टम। ठीक है, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति, ये दोनों शुष्क कृषि के अंतर्गत ही आती है और इजराइल के सहयोग से ये हमारे अप्लाई हो गई है। ठीक है, ड्रिप सिस्टम और फव्वारा पद्धति। तो ये शुष्क कृषि हो गई। अब देखिए आंध्र कृषि। सब्सक्राइब एंड शेयर ये आपने देखा होगा। प्लीज़ अगर आपको ये नॉलेज पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिएगा। आंध्र कृषि, तो 100 सेंटीमीटर से जिस जिलों में अधिक वर्षा होती है वहाँ पर आंध्र कृषि होगी। और आंध्र कृषि 100 सेंटीमीटर से जब अधिक वर्षा हो रही है तो वहाँ की जो मिट्टी है वो कांप या काली मिट्टी होगी। ठीक है, और वहाँ पर व्यापारिक फसलें होती है। ठीक है, और कौन कौन से जिले हैं आंध्र कृषि में? कोटा, बारा, झालावाड़, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़। अब देखिए सिंचित कृषि, तो सिंचित कृषि अभी मैंने बताया था, इस पर लगान लिया जाता है। तो सिंचित कृषि, यहाँ सिंचाई के साधन पूर्ण रूप से उपलब्ध होते हैं। वर्षा तो होती है, वर्षा के अलावा अन्य स्रोतों से यहाँ पर से जो है फसलें की जाती है। ठीक है, मतलब पानी की अधिकता वाली फसलें जो भी होती है वो सिंचित कृषि के अंतर्गत बोई जाती है। 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा क्षेत्रों में ये होती है, 50 से 100 वाले में। और इसमें 50 से 100 के बीच में आते हैं अलवर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, गंगानगर और हनुमानगढ़। अब मिश्रित कृषि, जैसा नाम है, तो जो मिक्स कृषि मतलब दो या दो से अधिक फसलें बोई जाती है, साथ में ये जो पशुपालन का काम है, कृषि के साथ पशुपालन भी किया जाता है, उसे मिश्रित कृषि कहते हैं। अब देखिए झूमिंग कृषि। झूमिंग कृषि या स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि मतलब स्थान को बदल बदल कर खेती करना। जैसे कोई जंगल है, उसमें जो आदिवासी लोग जो जंगल में रहते हैं, तो वो उस जमीन को जो है खेती के योग्य बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? जैसे पेड़ वगैरह काट कर उसको जला देते हैं और उसकी जो राख है उसको उस जमीन में मिक्स कर देते हैं, जिससे वो थोड़ी उपजाऊ हो जाती है और वहाँ पर ये लोग खेती करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से स्थानांतरित कृषि या झूमिंग कृषि आदिवासी करते हैं। अब आदिवासी किन जिलों में ज़्यादा है? डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। तो यहाँ पर आदिवासियों की संख्या ज़्यादा है, तो ये आदिवासियों के द्वारा झूमिंग कृषि, स्थानांतरित कृषि इन जिलों में ज़्यादा की जाती है। अब झूमिंग कृषि या स्थानांतरित कृषि आदिवासियों के द्वारा की तो जाती है, लेकिन ये इसे क्या कहते हैं? वालरा कहते हैं। अब ये वालरा या झूमिंग कृषि दो प्रकार के क्षेत्रों में होती है, पहाड़ी क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में। पहाड़ी क्षेत्रों में जब ये वालरा की जाती है, झूमिंग खेती की जाती है, तो इसे चिमाता कहा जाता है। और मैदानी क्षेत्रों में इसी वालरा या झूमिंग कृषि को क्या कहा जाता है? दजिया कहा जाता है। तो यहाँ तक हमने कृषि की पद्धतियाँ, कृषि के टाइप से देखे हैं राजस्थान में। आरपीएससी लर्निंग वर्ड आपने देखा है। प्लीज़ अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना देश की प्रमुख कृषि क्रांतियाँ। तो देश में कौन कौन सी जो है कृषि से संबंधित क्रांतियाँ चली है, वो राजस्थान में भी प्रॉपर हुई है, तो वो देखते हैं। तो कृषि से संबंधित सबसे पहले हरित क्रांति स्टार्ट हुई। हरित क्रांति के बाद में अन्य क्रांतियाँ स्टार्ट हुई। हरित क्रांति से संबंधित भारत और राजस्थान की बात बाद में करेंगे, पहले विश्व की बात कर लेते हैं। तो विश्व में 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग ने ये जो है हरित क्रांति स्टार्ट की थी, ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, वैश्विक स्तर पर है
नॉर्मन बोरलॉग। और अगर इस वर्ड की बात करें, शब्द की बात करें, हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन, इस शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किया था विलियम गोर्ड ने 1968 में, ठीक है। और उत्पादन वृद्धि सबसे ज़्यादा किस में हुई? वैश्विक स्तर पर अमेरिका में हुई थी इस हरित क्रांति से। ये तो हो गई विश्व के परिप्रेक्ष्य में। अब देखिए भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो भारत में 1966-67 में हरित क्रांति स्टार्ट हुई। जनक हमारे भारत में MS स्वामीनाथन रहे। उद्देश्य खाद्यान्न वृद्धि, खाद्यान्न उत्पादन रहा। सर्वाधिक उत्पादन वृद्धि किस किस में हुई? गेहूं और चावल में बहुत ज्यादा हरित क्रांति के अंतर्गत बम्पर यहाँ पर पैदावार हुई, उत्पादन वृद्धि हुई। लाभान्वित राज्य कौन कौन से रहे? पंजाब और हरियाणा। तो ये हरित क्रांति भारत में। अब ये नोट देखिए MS स्वामीनाथन कौन है? हमारे हरित क्रांति के जनक रहे भारत में। तो MS स्वामीनाथन के नेतृत्व में हमारे राष्ट्रीय और राज्य किसान आयोग बने। राष्ट्रीय किसान आयोग 2004 में बना और राज्य किसान आयोग 2009 में बना। तो ये रही हरित क्रांति। नेक्स्ट है इंद्रधनुषी क्रांति। ये मैंने पहले ही लिख दिया है क्योंकि देखो फर्स्ट नंबर पर तो हरित क्रांति हुई, ये लास्ट मान सकते हो आप इंद्रधनुषी क्रांति, क्योंकि इंद्रधनुषी क्रांति को एकीकृत क्रांति भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये अन्य जो हरित क्रांति के बाद में जो अन्य क्रांतियां जो चालू हुई थी, जो हम आगे पढ़ेंगे, उन सभी के लिए ये क्रांति स्टार्ट हुई थी। उन सभी के नियंत्रण के लिए, इन सभी को साथ लेते हुए ये क्रांति स्टार्ट हुई थी, ठीक है। उन सभी में उत्पादन वृद्धि के परिप्रेक्ष्य से इसको स्टार्ट किया गया था, इसलिए इंद्रधनुषी क्रांति कहते हैं। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये सभी को साथ लेते हुए क्रांति स्टार्ट हुई थी 2000 ईस्वी में, ठीक है। श्वेत क्रांति या उजली क्रांति, अब दूध का कलर साफ होता है, सफेद होता है, उजला होता है, तो उजली क्रांति भी कह देते हैं। और ऑपरेशन फ्लड भी इसे कहा जाता है। तो ऑपरेशन फ्लड भी ये दूध से संबंधित है, दूध उत्पादन। अब ये दुग्ध उत्पादन मतलब दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बने भारत, ठीक है। इसलिए श्वेत क्रांति स्टार्ट हुई 1970 में डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा ये श्वेत क्रांति स्टार्ट की गई थी। पीली क्रांति, तो पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। तिलहन उत्पादन, तिलहन क्या होता है? जिस फसलों से ऑयल निकलता है, तेल निकलता है, वो सभी तिलहन में आती है। और सरसों में हमारा राजस्थान फर्स्ट है। तो तिलहन उत्पादन मतलब सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, तो इससे संबंधित ये पीली क्रांति होती है। और ये जनक रहे हैं सैम पित्रोदा, ठीक है, सैम पित्रोदा। नीली क्रांति, नीली मछली होती है, तो मछली से संबंधित आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए नीली क्रांति स्टार्ट हुई। और इसके जनक भारत में हीरालाल चौधरी माने जाते हैं। भूरी क्रांति, भूरी क्रांति एक अभी ब्राउन क्रांति आएगी। ब्राउन क्रांति कॉफी से संबंधित रहेगी, चॉकलेट से संबंधित रहेगी, जबकि भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। अब देखो सभी तो किसी न किसी प्रकार के उत्पादन में वृद्धि से हो रही है। ये उर्वरक या कीटनाशक, जो भाई कृषि से संबंधित जितने भी कृषि उर्वरक या रसायन चाहिए होते हैं, उसमें हम दूसरे देशों पर डिपेंड थे, तो उसके उत्पादन में वृद्धि के लिए, उसमें आत्मनिर्भरता के लिए भूरी क्रांति स्टार्ट की गई। लाल क्रांति मांस और टमाटर, तो इसके उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए लाल क्रांति स्टार्ट हुई। विशाल तिवारी 1980 में इन्होंने शुरू किया था। गोल क्रांति, तो गोल क्रांति को राउंड क्रांति भी कहते हैं। आलू गोल होते हैं, तो आलू से संबंधित गोल क्रांति हो गई। रजत क्रांति, अंडा और मुर्गी पालन से संबंधित आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए रजत क्रांति स्टार्ट हुई। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित थी? तो देखिए झींगा मछली होती है और उसका पिंकिश कलर होता है, इसलिए इसको गुलाबी क्रांति झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित होता है। और प्याज भी जो है गुलाबी ही होता है, इसलिए अगर ये ऑप्शन में नहीं मिले तो प्याज से संबंधित भी गुलाबी क्रांति हुई थी। सुनहरी क्रांति या गोल्डन क्रांति, ये फल फूल के उत्पादन से संबंधित थी। काली क्रांति बायोडीजल और वैकल्पिक ऊर्जा से संबंधित रही थी। ब्राउन क्रांति चॉकलेट, बेकरीज, कॉफी से संबंधित रही थी। खाद्य श्रृंखला क्रांति, ये भारतीय किसानों को 2020 तक उनकी जो इनकम है वो डबल करने का इसमें उद्देश्य रखा गया था खाद्य श्रृंखला क्रांति में। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित रही। स्वर्ण रेखा क्रांति, देखिए रेशा है ये, तो रेशा जूट का ही होता है, तो स्वर्ण रेशा क्रांति जूट उत्पादन के आत्मनिर्भरता से संबंधित रही। ग्रीन गोल्ड क्रांति ये चाय उत्पादन से रही। और व्हाइट गोल्ड क्रांति ये कपास उत्पादन से रही। ये थी अपने जितनी भी कृषि से संबंधित क्रांतियां रही। अब देखिए कुछ फसलों के उपनाम है। राजस्थान का गौरव बाजरा को कहा जाता है, बाजरे में हम नंबर 1 है राजस्थानी। राजस्थान का अन्न भंडार गंगानगर को कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन यही होता है। राजस्थान का राजकोट लूणकरणसर जो बीकानेर में पड़ता है, इसको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मूंगफली की आवक सबसे ज्यादा यही है। और राजस्थान का नागपुर झालावाड़ को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो फलों का जो आवक है जो यहीं पर होती है, ठीक है।
मेहंदी सोजत पाली की पसंद की जाती है, फेमस है बहुत ज़्यादा। लाल सुर्ख मेहंदी ये गिलुंड राजसमंद की फेमस है। हरी मेथी ताउसर नागौर और लाल मिर्च मथानिया जोधपुर की फेमस है। और दमशक या चेती गुलाब नाथद्वारा राजसमंद के बहुत फेमस है। अफीम इसको काला सोना भी कहते हैं, ये कोटा झालावाड़ चित्तौड़ में बहुतायत से होता है। अब लास्ट हम देखेंगे उष्ण कटिबंधीय पौधे, तो जोजोबा होहोबा और जेट्रोफा या रतनजोत। तो इनकी जो खेती को अपने राजस्थान में बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। बहुत से क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में इनके बारे में पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ इनको ध्यान से देखेंगे। जोजोबा या होहोबा इसको पीला सोना भी कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम सिमोंडेसिया और चिनेसिस है। ठीक है, उत्पत्ति स्थान देख लेते हैं। तो ये मेक्सिको, कैलिफोर्निया और एरिजोना, इन तीनों में सोनारन नामक रेगिस्तान पड़ता है। वहाँ पर झाड़ियों की जैसा एक पौधा लगता है, वो जोजोबा और होहोबा है। ठीक है, तो मूल उत्पत्ति सोनारन रेगिस्तान हो गया, मेक्सिको, कैलिफोर्निया और एरिजोना का। ओके, भारत में बात करें तो भारत में ये इजराइल से लाया गया है। उपयोग किस किस में होता है? मछली के तेल के विकल्प के रूप में इसको यूज किया जाता है। फिर सौंदर्य सामग्री, लुब्रिकेंट, मोम, वायुयान, ईंधन और इंसुलेटर, इनमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये तो हो गई इनके यूज की बात है। अब देख लेते हैं राजस्थान में इसकी स्थिति। तो राजस्थान में 1965 में जोधपुर काजिर द्वारा इसको लाया गया, वो भी इजराइल के सहयोग से ही लाया गया है दोस्तों। इसकी खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके इतने यूज के कारण एजोर्ब ने इसकी खेती को बढ़ावा देने के लिए एजोर्ब नामक संस्था ने इजराइल की मदद से हमारे राजस्थान में 2 फार्म की स्थापना की है। एक तो ढंड जयपुर में और एक फतेहपुर सीकर में। तो यहाँ पर यहाँ इन फार्मों के द्वारा इसकी खेती को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। एजोर्ब की फुल फॉर्म आपके सामने है, एसोसिएशन ऑफ द राजस्थान जोजोबा प्लांटेशन एंड रिसर्च प्रोजेक्ट। ओके, दूसरा पौधा है उष्णकटिबंधीय जेट्रोफा या रतनजोत। तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में भी इसकी खेती की जा रही है। इसके तेल से बायोडीजल बनता है रतनजोत से। और कृषि फार्म रतनजोत या जेट्रोफा का लाडनू नागौर में खुला हुआ है। ठीक है, और इसकी भी खेती को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। तो दोस्तों ये है आज का वीडियो। पार्ट 3 में भी हम राजस्थान के एग्रीकल्चर के बारे में अन्य टॉपिक्स पर डिटेल से चर्चा करेंगे। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।